हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज के इस भाग में मैं लेके आया हूँ सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि एलिजिबिलिटी निर्धारित करने में ज़रूरी होती है। पिछली 3 वीडियोस में आपने देखा कि किस तरीके से बैलेंस शीट को इवैल्यूएट करते हैं, किस तरीके से नेगेटिव की बैलेंस शीट को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट पे किस तरीके से एलिजिबिलिटी निकाली जाती है। इसमें एक भाग अभी रह गया ग्रॉस मार्जिन का, उस पर मैं भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन आज सैलरी किस तरीके से इन्फॉर्मेशन हम लोग उसमें कैप्चर करते हैं और सैलरी की किस तरीके से एलिजिबिलिटी निकाली जाती है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आप चर्चा करेंगे। वीडियो पर अंत तक जरूर बनी रहिएगा क्योंकि उसमें अंत तक मैं आपके सवाल और जवाब जरूर लेके आता हूँ। इंटरेस्टेड सेगमेंट है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है कुछ नए कंटेंट लाने के लिए और कुछ नई जानकारी एकत्रित करने के लिए। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि किस तरीके से सैलरीड के केस में हम लोग एलिजिबिलिटी का निर्धारण करते हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सैलरी एलिजिबिलिटी पे करेंगे। यहाँ पे सैलरीड की आप देख रहे हैं टेबल, मैंने पिछली 2 वीडियो में या कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं इसी एक्सेल पे इसी तरीके से मैं आपके लिए एलिजिबिलिटी की शीट तैयार करके ला रहा हूँ। किस तरीके से हम लोग एलिजिबिलिटी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सैलरीड पे। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे उसके नेट पैट पे, नेट प्रॉफिट पे एलिजिबिलिटी, जो वैनिला प्रोडक्ट है, बेस प्रोडक्ट है, इनकम बेस, उसकी एलिजिबिलिटी बताई थी। उसके बाद मैंने ग्रॉस प्रॉफिट की बताई थी। और आज की जो ये चर्चा है, आज का जो डिस्कशन है वो सैलरी इनकम के ऊपर है। अब यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन ली है जिसमें ग्रॉस सैलरी जो है 95,000 की है और नेट सैलरी जो अकाउंट में आ रही है वो 80,000 की है। फॉर हमने यहाँ पे 70% का लिया है, यानी कि इनकम अगेंस्ट जो फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो है वो 70% है और फॉर इनकम के हिसाब से ये 56,000 की आती है। लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारियां इसमें ले लेते हैं। सबसे पहला एक बेसिक मैं आपको बताता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने सैलरीड की एलिजिबिलिटी पीपीटी भी आपको बताई थी कि किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक्सेल में समझा रहा हूँ। ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में डिफरेंस होता है। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जिसमें आपका पीएफ, आपका जो टैक्स है वो नहीं कटता और पीएफ नहीं उसमें डिडक्ट दिखाया जाता। लेकिन जो नेट सैलरी होती है उसमें आपका टैक्स भी डिडक्ट होता है, उसमें पीएफ, कुछ एरियर्स अगर आपके हैं तो वो भी कटेंगे। ये सैलरी स्लिप में आपके लिखा होता है, सैलरी सर्टिफिकेट में तो नहीं। सैलरी सर्टिफिकेट में भी कुछ लोग जो प्राइवेट लिमिटेड हैं इशू करते हैं, या पार्टनरशिप फर्म में अगर आप काम कर रहे हैं या प्रोप्राइटर में, तो सैलरी सर्टिफिकेट जो उनके लेटर हेड पे आता है उसमें हो सकता है कि ये सारी जो बाइफर्केशंस है सैलरी की वो हों। लेकिन मेजर जो आपको ये सैलरी के हेड्स दिखते हैं वो सैलरी के हेड्स आपको सैलरी स्लिप में ही देखने को मिलेंगे। अलावा इसके जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें आपका जो टोटल वर्किंग डेज की जो ग्रॉस सैलरी होती है वही होती है। नेट सैलरी में आपके पीएफ की कैलकुलेशन होती है, जो डिडक्शन रिटायरल्स होते हैं वो होते हैं, टैक्स होता है। अलावा इसके जो आपने कंपनी से अगर कोई लोन लिया हुआ है, कुछ एडवांसेस लिए हुए हैं तो वो भी माइनस होंगे, वो नेट सैलरी में से रिफ्लेक्ट होते हैं। देखिए जो सैलरी स्लिप है उसके एक तरफ आपके यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके ग्रॉस कैलकुलेशंस होती हैं और जो राइट हैंड साइड में होती हैं वो डिडक्शंस होते हैं। अगर आप देखेंगे अपनी सैलरी स्लिप अमूमन यही होता है। तो जहां पे इनकम टैक्स का जो टीडीएस होता है प्लस जो आपका पीएफ का डिडक्शन होता है, ईएसआई अगर है या कुछ भी अगर आपकी डिडक्शंस हैं तो वो आपके राइट हैंड साइड में जो होती हैं उसमें होती हैं। अगर आपने कुछ एडवांसेस लिए हैं उसमें महीने के हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी उसमें दिखाई जाती हैं। तो ग्रॉस सैलरी ज़्यादा होगी, नेट सैलरी कम होगी। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब वो ना तो पीएफ कट रहा है ना ही उसमें टैक्सेबल टीडीएस कट रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट होता है सैलरीड केस में, जहां पे ना तो टीडीएस कट रहा हो ना ही पीएफ या कोई और डिडक्शन हो रहा हो। जितना 95,000 यहाँ पे उतनी आपके अकाउंट में आ रही है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ उसमें रिलायबिलिटी कम है। भले ही आप वो टैक्सेबल इनकम के स्लैब में आते हो या नहीं आते हो, लेकिन आपका पीएफ एटलीस्ट कटना यहाँ पे जो है जरूरी माना जाता है। अगर पीएफ भी नहीं कट रहा है तो ये बैंक्स या एनबीएफसी के अपने डिसीजन पे है कि वो आपको एक एलिजिबल कस्टमर मानते हैं या वो आपका लोन अपफ्रंट रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डिडक्शंस होना जरूरी है।
अब इस केस में देखते हैं यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 95,000 है और नेट सैलरी 80,000 रुपए अकाउंट में आ रही है। अकाउंट में आनी जरूरी है, यहाँ पे कैश सैलरी कंसीडर नहीं की जाती। ऑलमोस्ट सभी बैंक कैश सैलरी को नहीं मानते और बहुत सारी एनबीएफसी, मेजॉरिटी ऑफ एनबीएफसी कैश सैलरी को नहीं कंसीडर करती। कुछ एक एनबीएफसी हैं जो कैश सैलरी को कंसीडर कर ले, अदरवाइज अकाउंट में आपके बैंक खाते में जो सैलरी आती है उसे नेट सैलरी कहते हैं और सैलरी जो आपकी काउंट होती है सीटीसी के हिसाब से वो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। अब हम यहाँ पे 70% ले रहे हैं फॉयर इसलिए 70% ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सैलरी आपकी 50,000 रुपए से ज्यादा आ रही है। अगर 50,000 रुपए से कम आती है तो हम यहाँ पे 55 या फिर 50% फॉयर लेंगे। देखिए एक कैलकुलेशन मैंने आपको जब लोन एलिजिबिलिटी की कुछ वीडियोस में मैंने बताई थी, मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया था कि जितनी सैलरी कम होती है आपकी जो फॉयर है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। एक व्यक्ति 10 या 15,000 रुपए अपने घर में अपने खर्चे के लिए रखता ही रखता है, घर चलाने के लिए, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए। अब अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो यहाँ पे 15,000 रुपए आप अपनी रोटी खाना तो कम नहीं करेंगे ना। डेली के जो आपके खर्चे हैं वो तो दूध, आटा, तेल, चानी, जो भी आपकी घर के खर्चे हैं वो कम नहीं होंगे, वो उतने ही रहेंगे। तो आपके यहाँ पे जो ईएमआई है वो 20,000 की सैलरी में आप 5-7 हजार रुपये ही अच्छे से दे सकते हैं। अगर यही चीज आपकी 60,000 रुपये सैलरी, तो जाहिर सी बात है सैलरी ज्यादा होगी तो थोड़ा सा आप लग्जरी हो जाते हैं, लेकिन खाना, दाल, चीनी, आटा उतना ही रखता है। जो एक घर की जरूरत है वो 15,000 की जगह 20,000 हो जाएगी, 25,000 रुपये हो जाएगी। इससे ज्यादा जरूरत एक्चुअल में नहीं होती, वो फिर लग्जरी होती है आपकी कि मुझे आज दाल नहीं खानी, मुझे तो आज पनीर खाना है। तो वो इट्स डिफरेंट नीड्स, वो लग्जरी में आ जाती है, वो आपके शौक में आ जाता है, लेकिन जरूरत आपकी उतनी ही है अभी भी, चाहे सैलरी आपकी 2 लाख रुपए हो जाए। तो वो लग्जरी आइटम काउंट हम लोग नहीं करते, लग्जरी लाइफस्टाइल। हाँ, लेकिन अगर सैलरी आपकी 50,000 है तो आपकी 15 से 20,000 रुपए का ही खर्चा है, और अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो भी आप रिस्ट्रिक्टेड होकर 10,000 रुपए ही खर्च कर पाओगे अपनी जरूरतों के ऊपर। 10,000 रुपए हम मान के चलते हैं, 10 या 8,000 रुपए आप ईएमआई दे सकते हैं। तो सैलरी कम होगी तो फॉयर हमारी कम हो जाती है, सैलरी बढ़ती है तो हम फॉयर को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। 50,000 से नीचे एक स्लैब होता है, 25,000 से नीचे का एक स्लैब होता है, और 50,000 से ऊपर का भी एक स्लैब है। तो वो 70% तक हम लोग यहाँ पे इनकम का कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 70% यानी कि 56,000 रुपए। अब 80,000 रुपए में से 56,000 रुपए जो है आप ईएमआई दे सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पे आप लगभग 24,000 रुपए अपने घर के खर्चे के लिए आप निकाल के रख सकते हैं, और बाकी के जो है 56,000 रुपए उसमें आप अपनी ईएमआई सर्विस कर सकते हैं 70% एप्स में। अब यहाँ पे नेट मंथली इनकम हमारी 56,000 रुपए हो गई, जैसा कि हमने अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पे कोई लोन नहीं चल रहा। अब सपोज कीजिए इस इनकम के साथ यहाँ पे हम लोगों ने 56,000 रुपए की नेट मंथली इनकम ली है, ईएमआई हमारी वही थी 1,265 रुपए जो हमने निकाली थी। मैं आपको दोबारा ले चलता हूं अपनी पुरानी स्लाइड्स पे, ये आपको याद होंगी। यहाँ पे हमने ईएमआई रखी थी 1 लाख रुपए पे 15 साल के लिए 13%, तो 1,265 रुपए। वही ईएमआई हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं 1,265 रुपए 24 पैसे, तो लोन की एलिजिबिलिटी आती है 44,26,000 रुपए। यानी कि आपकी 80,000 रुपए की नेट सैलरी पे हम आपको 44 लाख रुपए का लोन ऑफर कर सकते हैं। ये एक नेट कैलकुलेशन यहाँ पे विदाउट ऑब्लिगेशन की हो गई। अब एक इलिस्ट्रेशन और ले लेते हैं कि यहाँ पे आपकी जो लोन चल रहे हैं, सपोज कीजिए 2 पर्सनल लोन चल रहे हैं जिसकी ईएमआई एक की 12,000 है और एक की 9,000 है, तो 12 और 9 21,000 रुपए आपकी ईएमआई। तो आपने देखा 21,000 रुपए के ऑब्लिगेशन ऐड करते ही आपकी एलिजिबिलिटी 44 लाख से घटकर फाइनेंशियली 27,66,000 पे आ गई है। तो अब यहाँ पे हम एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग एक को एप्लीकेट, यानी कि को एप्लीकेट इनकी वाइफ हो सकती है, इनके ब्रदर हो सकते हैं, इनके फादर, पेरेंट्स, कोई भी ब्लड रिलेशन में हो सकते हैं, इनके फैमिली मेंबर, जिनकी सैलरी ग्रॉस सैलरी 30,000 रुपए है और नेट सैलरी 26,540 है, राइट। इसका भी हम 70% ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ये मैं हटा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब को एप्लीकेंट 2 नहीं है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर इनका कोई ब्रदर, इनकी वाइफ साथ में, या 2 ब्रदर होते और, तो हम उसको भी ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की सैलरी कंसीडर कर लेते हैं या ब्रदर की सैलरी कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी हो सकता है को एप्लीकेंट। इनकी 95,000 है, इनकी 30,000 है, इनकी नेट सैलरी 80,000 आती है, इनकी 26,540 आती है। इनकी दोनों की नेट सैलरी को हम कंबाइन कर लेते हैं,
तो आ जाता है टोटल मंथली इनकम, यानी कि 1,06,540 रुपए की इनकी टोटल मंथली इनकम हो गई दोनों की। अब हम यहाँ पे इसका 70% ले रहे हैं तो 74,578 रुपए इनका टोटल फॉयर इनकम बनता है। ईएमआई देने के लिए एलिजिबल है, ये 74,578 रुपए तक की ईएमआई दे सकते हैं। अब 74,000 रुपए की ईएमआई दे सकते हैं। नेट मंथली इनकम जो है, क्योंकि इनका ऑब्लिगेशन कंसीडर हो रहा है 21,000 रुपए का, तो इनकी नेट मंथली इनकम आ जाती है 53,578 रुपए की। देखिए, अब अगर ये सिंगल इनकम होते, डबल इनकम है या कितनी भी आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें से जो मंथली इनकम आएगी उसका पहले आप फॉयर निकालिए और फॉयर निकालने के बाद उसमें से आप ऑब्लिगेशन को माइनस कर दीजिए। यानी कि 74,000 रुपए की इनकी फॉयर की इनकम थी, 1,06,000 रुपए इनकी नेट मंथली इनकम आ रही है दोनों के अकाउंट में। इसका 70% ही ये ईएमआई दे सकते हैं, यानी कि दोनों मिलके 74,000 रुपए की ईएमआई दे सकते हैं। अब इसमें से मैंने ऑब्लिगेशन को माइनस कर दिया 21,000 रुपए को, तो ये एलिजिबल ईएमआई 53,000 की और दे सकते हैं। अब मैंने इन्हें लोन देना है 13% पे 15 साल के लिए, जिसकी ईएमआई आती है 1,265 रुपए 24 पैसे। तो ये लोन की एलिजिबिलिटी बनती है यहाँ पे 42 लाख। ये फाइनेंशियल लोन एलिजिबिलिटी है, अभी मैंने प्रॉपर्टी की तरफ तो गया ही नहीं। और यहाँ पे 53,578, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ईएमआई हमने मैच कर दी। यहाँ पे मैक्सिमम लोन हम इनका दे सकते हैं। अब हो सकता है कि कस्टमर यहाँ पे कहे कि मुझे 42 लाख नहीं, मुझे तो 30 लाख ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो कहे कि मुझे 42 नहीं, मुझे तो 50 लाख चाहिए, तो सॉरी, वो लोन एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। उसके लिए क्या करना होगा, ये 21,000 रुपए की ईएमआई को हम कहेंगे कि आपके जो लोन चल रहे हैं वो हमें बंद करने पड़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे मैं अलग से इसकी एक आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे हम ऑब्लिगेशन को जीरो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो लोन जब बंद हो जाएंगे या बैंक उसको बंद करके कंडीशनली उसको कंसिडर करेगा, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी 58 लाख की बनती है। यानी कि जो एलिजिबिलिटी पहले 42 लाख की बनी थी, अब वो ऑब्लिगेशन नील करने के बाद 58 की बन रही है। तो यस, हम अब इस केस में 50 लाख रुपए इनको लोन दे सकते हैं। ईएमआई ये 74,578 की दे सकते हैं कंडीशनली। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 65 लाख रुपए है तो हम उसका 70% तक जा सकते हैं अगर रेसिडेंशियल है तो। तब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 70% ऑफ 65 लाख बनता है 45,50,000। अब 45,000 50,000 प्रॉपर्टी पे एलिजिबिलिटी है और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी 58 लाख। तो जो इसमें से कम होगा हम वो देंगे, यानी कि हम देंगे 45,50,000। अब अगर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी होती तो इसका मैक्सिमम हम 60% तक जा सकते हैं। तो यानी कि 39 लाख, ये 60% और 65 लाख बनता है 39 लाख। तो हम यही देंगे, क्योंकि 58 लाख और 39 लाख में से जो कम होगा वो लोन एलिजिबिलिटी होगी। अगर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी होती, फॉर एग्जाम्पल, वैसे सैलरीड को इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी तो होती नहीं है कभी, लेकिन फिर भी अगर हम किसी डायरेक्टर की इनकम पे बना रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल ऑन एनी अदर ऑफ इवेंट साइड, क्योंकि हम प्रैक्टिस में देखते हैं मॉर्गेज की कि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस निकल के आते हैं जो हर एक केस को एक नया और एक यूनिक बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मॉर्गेज या लोन में हम प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग इसमें जैसे एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता है, वैसे ही हम लोगों के लिए एक नया केस, एक नया इवेंट होता है, एक नया केस स्टडी होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी अगर आ रही हो तो हम यहाँ पे उसका मार्केट वैल्यू का 50% दे सकते हैं, तो 32,50,000 रुपए उसकी वैल्यू आती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि लोन एलिजिबिलिटी और जो एलटीवी है, लोन टू वैल्यू, जो कि मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी से निकल के आता है, उनमें से जो भी कम होगा वही हम लोग फंड करते हैं। ये एक बेसिक रूल है। यहाँ पे ऑब्लिगेशन हमने जीरो कर दिया था, इसके बाद ये एलिजिबिलिटी निकल के आई। अगर हम यहाँ पे वापस वही 21,000 रुपये रख दें तो इनकी एलिजिबिलिटी कम हो जाएगी। ये तो 2,10,000 रुपये हो गया, 21,000 रुपये। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है 42 लाख रुपए की। अब यहाँ पे अगेन 32,50,000 50%, या हम इसको 65% भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू का, तो 42 लाख। अब यहाँ पे 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है, रजिस्ट्री वैल्यू नहीं कह रहा मैं, मार्केट में उसकी वैल्यू 65 लाख रुपए है, जो बैंक एक्सेस करता है अपने वैल्यूअर से, तो उसका 65% आता है 42,25,000। यानी कि यहाँ पे आप 42,34,000 रुपए के लिए एलिजिबल है, यहाँ पे 42,25,000 रुपए के लिए है। तो यहाँ देख रहे हैं मात्र ऑलमोस्ट 11,000 रुपए का फर्क है, 9,000 रुपए का, माफ कीजिएगा। तो 9,000 रुपए में जो कम है, यानी कि 42,25,000, तो वो उसकी लोन एलिजिबिलिटी बन जाती है। तो ये सैलरीड की एलिजिबिलिटी है, जिस तरीके से हम निकालते हैं कंबाइंड करके। और अगर कोई और एप्लीकेंट होता तो अब इसमें केस स्टडी क्या आती है,
जैसे मैंने कहा हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ आती है कि अब अगर इन्हें रेंटल भी आ रहा होता तो कैसे कंसिडर किया जाता, राइट। अब अगर इसमें ऑब्लिगेशन 3 है जिसमें से 2 बंद हो रहे हैं और एक हम लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या है इसमें कंसिडर होता है, उसकी एलिजिबिलिटी के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, वो भी बहुत ही विस्तृत और बृहद चर्चा है। तो अभी के लिए ये है कि इसमें एक सिंपल एक ऑब्लिगेशन और नॉन ऑब्लिगेशन के केस में एलिजिबिलिटी कंबाइंड एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट की हम कैसे निकालेंगे वो आपके सामने है। तो ये वो जानकारी थी कि किस तरीके से हम लोग सैलिड के केस में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, एलिजिबिलिटी किस तरीके से निर्धारित की जाती है। कुछ कंटेंट बड़े क्लियर थे और इसमें बहुत सारे मेरे दर्शक हैं जो सैलिड है, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या होम लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल कंटेंट है। आपको आशा करता हूँ कि ये सब जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी, रोचक लगी होंगी, ज्ञानवर्धक लगी होंगी। मेरे कुछ दर्शक में से बड़े विचित्र सवाल करते हैं कि किस तरीके से हम लोग फलाने केस में ऐसा कर सकते हैं या हम अपनी फ़ाइल को किस तरीके से ऐसे घुमा के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक स्पष्ट और निवेदनपूर्ण सलाह दूंगा कि किसी भी तरीके से आप अपनी फ़ाइल को, अपने केस को गलत रिप्रेजेंट मत होने दीजिए, चाहे वो आपके थ्रू या आपके चैनल से या आपके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हों, उनके थ्रू आप अपनी जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल यथार्थ और जेन्युइन रखिए बैंक के सामने। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी हर्ट नहीं होती और आपको एक ऐसी अवस्था से बचाव मिल जाता है जहां पे आप स्वयं लज्जित हो सकते हैं। तो अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी किसी के साथ गलत तरीके से प्रेजेंट ना करें। कोई प्रलोभन देता है कि आप ये छुपा लीजिए या ये आप मत बताइए या आप ऐसा बोल दीजिए, प्लीज़ उस प्रलोभन में ना आए। तो शुरू करते हैं सवाल आपके जवाब हमारे। तो उसमें पहला सवाल है शाहनवाज खान जी का। सर, पार्टनरशिप फर्म में अगर एक पार्टनर का सिबिल डाउन हो तो फिर लोन के लिए अप्लाई कैसे करें? सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, मैं पार्टनरशिप की डॉक्यूमेंटेशन में आप देख चुके हैं, एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं वो भी देख चुके हैं। पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से अधिक अगर पार्टनर है तो एक पार्टनर का अगर सिबिल डाउन है तो ये बैंक का सोल डिस्क्रिशन है कि वो उस पे, अगर देखिए मेन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है, उसका डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसके नाम पे कोई लोन चल रहा है या उसकी कोई जो बैंक की जो प्रैक्टिस है, उसके कितने चेक रिटर्न हो रहे हैं, कितने चेक उसके पास हो रहे हैं, कितनी ईएमआई अगर उसने पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टनरशिप फर्म जो एक अलग से लीगल एंटिटी है, उसका रिकॉर्ड कैसा है। पार्टनर्स आज है कल नहीं है, पार्टनर्स आते जाते रह सकते हैं फर्म में, लेकिन जो मेन परमानेंट एंटिटी है वो है पार्टनरशिप फर्म। तो उसका अकाउंट कैसा चल रहा है, उसकी बैंकिंग कैसी है, उसकी बैंकिंग हैबिट कैसी है, तो ये अप्रूवल बड़े आराम से मिल जाता है। या फिर एक तरीका ये भी है कि अगर एक पार्टनर का सिबिल ख़राब है तो आप उसको गारंटर या उसको अलग से हटा के, अगर उसका 25% से ज़्यादा का शेयर नहीं है तो आप उससे एनओसी भी ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 75% शेयर आपका लोन पे होना चाहिए अगर पार्टनरशिप फर्म लोन पे है। तो अगर आप उन पार्टनर से जो आपके 25% या उससे कम के हैं उनसे आप एनओसी ले सकते हैं, तो उनको लोन पे स्ट्रक्चर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एनओसी कुछ बैंक एनबीएफसी में ले सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इतना कोई बड़ा सीरियस मैटर नहीं है अगर एक पार्टनर का इंडिविजुअल सिबिल खराब है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का सिबिल खराब नहीं होना चाहिए, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब नहीं होनी चाहिए, उसका जो रेगुलर अकाउंट्स हैं, जो चेक हैं, जो इनकमिंग है, क्रेडिट और डेबिट हो रहे हैं, वो पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। तो बैंक एनबीएफसी इसमें अमूमन अप्रूवल दे देते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि रिपेमेंट जो लोन की ईएमआई है वो कौन देगा, वो पार्टनरशिप फर्म दे रही है या वो व्यक्ति दे रहा है जिसका सिबिल खराब है। अगर वही व्यक्ति दे रहा है जिसका सिबिल खराब है तो यहाँ पे आपको समस्या आ सकती है, लेकिन उस व्यक्ति से ना तो रिपेमेंट आ रही है, ना उस व्यक्ति के नाम पे जो पार्टनर है उसके प्रॉपर्टी आप रख रहे हैं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो पार्टनरशिप फर्म का ही सिबिल और जो मेन पार्टनर है जिसकी प्रॉपर्टी है या जिसके अकाउंट से ये रीपेमेंट होगी, जो ईएमआई जाएगी, उसका कंसिडरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले दर्शक पूछते हैं लकीर, सर डिसबर्समेंट के कितने दिन बाद चेक मिलता है? देखिए, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपके पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन है, अगर आपको डिसबर्समेंट के बाद 48 घंटों तक चेक या अकाउंट में पैसा नहीं आता तो आपको तुरंत अपने बैंक अधिकारी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि 48 घंटे में अगर नॉर्मल प्रोसेस है तो चेक या अमाउंट आपके खाते में आ जाता है। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि कोई ओटीसी या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, डिसबर्स तो ओटीसी पे हुआ है
लेकिन कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है जो अभी तक वहाँ पे जो कंपाइल नहीं किया गया है, तो आपको ये तुरंत अपने बैंक अधिकारी से संपर्क करना चाहिए अगर 48 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है डिसबर्समेंट के बाद। जयंता घोष जी लिखते हैं कि सर, आई हैव अप्लाइड पर्सनल लोन इन सो एंड सो बैंक एंड द करंट स्टेटस इज BH अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग NEFT प्रोसेस, व्हाट डज इट मीन? घोष जी, जब BH अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है तो BH ब्रांच हेड भी होता है, बिजनेस हेड भी होता है। एनीवेज, हम उस पे डेसिग्नेशन पे ना जाते हुए इसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड है फॉर NEFT प्रोसेस, व्हाट डज दैट मीन? देखिए यार, ये तब होता है जब आपका E-NACH फेल हो जाता है, ऑटो मोड पे आपका E-NACH नहीं लग रहा हो, तो BH ब्रांच हेड या फिर बिजनेस हेड का अप्रूवल लगता है मैनुअल प्रोसेस के लिए। वो इजीली बैंक ले लेता है। आप अपने बैंक अधिकारी से संपर्क करें, ये बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। बहुत सारे अदर वेज हैं कि अगर आपका E-NACH नहीं लग रहा या फिर आपका NEFT प्रोसेस नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो बहुत अदर वेज हैं जिसके साथ बैंक अप्रूवल लेके इसको आगे कर सकता है। BH अप्रूवल नॉर्मल इन चीज़ों में मिल जाता है। शायद यही सी बात है, आपने ये जब लिखा और जब मैं ये वीडियो आपको दूंगा तब तक आपका लोन भी डिसबर्स हो चुका हो। लेकिन जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जब हम NEFT या कोई ऑनलाइन प्रोसेस में जब हम जाते हैं और वो क्रिएशन यानी कि NEFT जब हम करते हैं, तो E-NACH का एक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉनिक NACH सिस्टम हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑटोमेटिकली EMI रजिस्टर्ड करते हैं। उसका लिंक एक आपके पास आता है। जब हम रजिस्टर करते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा होता है। कई बार वो NEFT प्रोसेस में आपके पास SMS नहीं आता, कई बार वो प्रोसेस नहीं ले पाता आपकी इन्फॉर्मेशन, तो वो फेल्ड दिखाता है। इसके बाद वो मैनुअल प्रोसेस होता है, वो बैंक के अधिकारी के अप्रूवल के बाद ही होता है। तो ये वो सारी जानकारियाँ थी जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में मैं लेके आया। आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी, ज्ञानवर्धक लगी होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारी वीडियो समय पर निर्बाध गति से मिलती रहे। तो अगली वीडियो में इसी तरीके की नई जानकारियाँ, नए तथ्यों के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।